Assalamualaikum friends. My name is Jibran Said Precha and you are watching Base Knowledge Channel. आज का हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक डिटेल डिस्कशन करेगा ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। अगर आप जानना चाह रहे हैं कंजुगेशन के बारे में तो आई बटन में कंजुगेशन की वीडियो मैंने अटैच की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देख के या उस कंजुगेशन की वीडियो को देख के आपके कोई भी क्वेश्चन रिमेन नहीं रहेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको आई बटन में ट्रांसडक्शन की भी वीडियो मिल जाएगी, काइंडली उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच बैक्टीरिया ऑब्जर्व नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब क्या है? कंजुगेशन के दौरान एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए देता था थ्रू सेक्स पिल्लाई, या फिर आप कह लें कि पिलस के थ्रू या कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। ट्रांसडक्शन के अंदर एक वायरस बैक्टीरियोफेज एक डोनर से रेसिपिएंट तक डीएनए को कैरी करता था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया डायरेक्ट अपने सराउंडिंग से डीएनए को ऑब्जर्व कर लेगा और अपने जीनोम में उसका हिस्सा बना लेगा और उसकी जीन्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके उससे बेनिफिट लेगा। ट्रांसडक्शन में जेनेटिक अल्ट्रेशन ऑफ सेल्स रिजल्ट करते हैं और ये बाहर से आए हुए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल की वजह से होते हैं। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर किसने किया? पहली दफ़ा इसके बारे में स्टडी किसने किया? तो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई, या फिर आप उसे डिप्लोकोकस नेमोनाई के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नेमोनाई ख़ास किस्म का निमोनिया बुखार पैदा करने की सलाहियत रखता है और ये विरुलेंट है और ये बीमारी काज करवा सकता है और जानदार को किल करवा सकता है। इसके दो पॉसिबल स्टेन्स हैं, जिनमें एक एस स्टेन आता है, स्मूथ स्टेन, एंड द रफ स्टेन, आर स्टेन। जो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई का एस स्टेन है उसके ऊपर पॉलीस्क्राइड लाइक मटेरियल स्क्रीट होता है जो कि उसके कैप्सूल या स्लाइम नेचर का होता है और वो उसकी पैथोजेनिसिटी डेवलप करता है। ये कुछ विरुलेंट म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन की वजह से होता है। लेकिन रफ स्टेन के पास ऐसे एंजाइम नहीं होते, ऐसी जीन नहीं होती जो पॉलीस्क्राइड का कोट पैदा करे, और उस कोट की गैर मौजूदगी की वजह से आर स्टेन नॉन विरुलेंट होते हैं और ये बीमारी काज नहीं करते। एक्सपेरिमेंट क्या था? ग्रिफ्थ ने एस स्टेन कल्चर को लेके इंजेक्ट किया एक मॉइस के अंदर, चूहे के अंदर, और चूहा उसके जद में आके निमोनिया हुआ और वो 1 से 2 दिन में मर गया। नेक्स्ट टाइम ग्रिफ्थ ने आर स्टेन को इंजेक्ट किया एक जिंदा चूहे के अंदर, डिफरेंट चूहे के अंदर, और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, वो नहीं मरा, वो जिंदा रहा। दूसरी तरफ फिर उसने क्या किया, जो एस स्टेन था उसे हीट ट्रीटमेंट दी, टेम्परेचर राइज दिया। हाई टेम्परेचर की वजह से आर एस स्टेन बैक्टीरिया मारे गए और जब उन्हें इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो चूहा ज़िंदा रहा। मतलब जब बैक्टीरिया को, एस स्टेन बैक्टीरिया को हीट ट्रीट किया तो वो मर गए और उनके अंदर उनकी विरुलेंसी ख़त्म होगी। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में ग्रिफ्थ क्या करता है, हीट ट्रीटेड एस स्टेन बैक्टीरिया जो कि चूहे के अंदर बीमारी काज नहीं करवा रहे थे, और आर स्टेन बैक्टीरिया जो कि ज़िंदा भी हो तो विरुलेंट नहीं होते, बीमारी काज नहीं करवाते, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया। इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक फोर्थ सॉल्यूशन बनाया गया। उस फोर्थ सॉल्यूशन को जब उसने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है क्यों?
जबकि ना ही हीट ट्रीट एस स्ट्रेन की वजह से चूहा मरा, ना ही आर स्ट्रेन की वजह से चूहा मरा। तो ग्रिफ्थ इस चीज़ को नहीं समझ पाया, कोई ना कोई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो ग्रिफ्थ के बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट ऑसवर्ड एनवेर, कोहल, मैकलॉयड एंड मैकले मार्कर्टी, अब इनमें प्रोनाउंसिएशन इनकी बड़ी डिफ़िकल्ट है, सीधी सी बात है भाई। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट ट्रीट किया और ज़िंदा आर स्ट्रेन के अंदर मिक्स किया और उसके अंदर एंजाइम डाल के प्रोटीन कंपोनेंट को किल कर दिया या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। 99.98% प्योरिटी हासिल की कि इनके मिक्सचर के अंदर कोई प्रोटीन ना हो। वाई? उनके जहन में ये भी था कि डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन कंपोनेंट शायद सोल्यूशन में रह गया और वो वायरस, वो जो बैक्टीरिया हैं जो एस स्ट्रेन डेड बैक्टीरिया थे, उनका कोई प्रोटीन विरुलेंट हो, पैथोजेनिक हो और उसने चूहे के अंदर बीमारी काज की और वो मर गया हो। बाद में उन्होंने इसका मिक्सचर इंसर्ट किया और फिर आर स्ट्रेन ये आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए भी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी यूज़ किया ताकि ये श्योर हो जाए ना ही आरएनए इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ना ही डीएनए प्रोटीन इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दी कि दर हकीकत जो एस स्ट्रेन डेड बैक्टीरिया थे उनके टूटी हुई जीन्स सॉल्यूशन में मौजूद थी। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो उन टूटी हुई जीन्स को या उन डीएनए पीसीस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जब अपने अंदर ऑब्जर्व करता है तो उसे यूज़ करके अपने जीनोम में इंसर्ट कर लेता है बाय मिस्टेक कि ये उसकी अपनी कोई डीटैच हुई जीन कंपोनेंट होंगी। जब वो जीन ऑब्जर्व होती हैं उनमें एक जीन ये कोट पैदा करवाने के लिए भी इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कोट पैदा करने के लिए, पॉलीपेप्टाइड पैदा करने के लिए जीन आ जाती है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी अपने ऊपर कोट पैदा करने लग पड़ते हैं और पैथोजेनिक हो जाते हैं और इस तरीके से आर स्ट्रेन बिल्कुल एस स्ट्रेन की तरह हो जाते हैं जिनकी सरफेस स्मूथ है क्योंकि उनके ऊपर पॉलीपेप्टाइड पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद है जो कि विरुलेंसी काज करवाता है। तो इन्होंने इसे नेम दिया ट्रांसफॉर्मेशन का कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक होगी बात? ये इन्होंने क्लियर आउट किया और 1944 में एक्सप्लेनेशन दी ट्रांसफॉर्मेशन की और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या तमाम बैक्टीरिया एबिलिटी रखते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट से जीन को ऑब्जर्व कर लें? नहीं। एबिलिटी जो सी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट से डीएनए को या जीन को ऑब्जर्व करके अपने जीनोम में इंसर्ट करें, इस एबिलिटी को हम कॉम्पिटेंसी का नाम देते हैं। द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक अप द फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी दो किस्म की है। एक नेचुरल एबिलिटी होती है किसी ऑलरेडी बैक्टीरिया के पास कि वो नेचुरली अपने इन्वायरमेंट से डीएनए को ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कि ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के केस में डिप्लोकोकस नोमेनाई या स्ट्रेप्टोकोकस नोमेनाई के पास थी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर हम अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी भी बनाते हैं। तो नेचुरल कॉम्पिटेंसी मतलब डीएनए को माहौल से ऑब्जर्व करने की सलाहियत किस तरह आती है और इसका मेन रीज़न क्या था और क्यों ऐसा है, इसके बारे में दो हाइपोथेसिस मौजूद हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस कहती है कि बैक्टीरियल सेल अपने जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए, जानबूझ के मॉडिफाई करने के लिए और अपनी जेनेटिक मटेरियल को रिन्यू करने के लिए, ताकि एवोल्यूशन में उनके स्टेप ले सकें और माहौल को अच्छे से अडॉप्ट कर सकें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके। वो जान के माहौल में से डीएनए के पीसीस को उठाते हैं और अपने जीनोम में इंसर्ट करते हैं
और अपने जीनोम का हिस्सा बना के अपने जेनेटिक मटेरियल को रीन्यू करते हैं ताकि मज़ीद नए करैक्टर उनके पास आ जाएं और माहौल की बढ़ती हुई मुश्किलात को वो फेस कर सकें। ये लेकिन स्टिल ये वाला जो कंसेप्ट है ये कंट्रोवर्शियल है। लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रखना बैक्टीरिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जान के ये स्टेप लें। दूसरा आइडिया ये आ जाता है कि कुछ बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होती है कि वो माहौल से डीएनए को ऑब्जर्व करें सराउंडिंग से, किस लिए कि वो अपने डीएनए को उस डीएनए के पीस को सेल के अंदर लेके जाएं, वहाँ पे जाके उसकी ब्रेकेज करें और उससे न्यूक्लियोटाइड हासिल करें। द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए डीएनए को अपटेक किया जाता है। फिर वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ के अपने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाने में या कोई और कंपोनेंट बनाने के लिए या नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लेके तो डीएनए को इन्वायरमेंट से लेके जाते हैं, किसी यूक्रियाटिक सेल का डीएनए हो, किसी वायरस का डीएनए का पीस हो, उसे लेके जाएं तो उसे तो जाते ही डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन मिलते जुलते बैक्टीरिया का अगर डीएनए इनटेक करें तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डीएनए का पीस है ये वाकई ही किसी बाहर से आए हुए बैक्टीरिया का डीएनए है जो हमने फूड के लिए हासिल किया है, या फिर हमारे जीनोम का कोई मिस्टेकनली डैमेज पीस है जो हमारे जीनोम से उतर गया है। वो उसे अपने जीनोम का पीस समझ के अपने डीएनए के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और वो जीन उनका हिस्सा बन जाती है और वो जीन उनके अंदर नई कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को डेवलप करके उन्हें मॉडिफाई करवा देती है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाती है। ये तो हो गए नेचुरल के कंसेप्ट और उनकी हाइपोथेसिस। आर्टिफिशियली अगर कोई बैक्टीरिया नहीं चाहता कि वो इन्वायरमेंट से डीएनए को ऑब्जर्व करे तो हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने माहौल में अपने साथ पड़े हुए डीएनए को इनटेक करे। इसकी ज़रूरत क्यों है? हम इंसान की कई हार्मोन्स और एंजाइम्स की जीन्स को मॉडिफाई करके बैक्टीरिया में इंसर्ट करना चाहते हैं ताकि वो उधर जाके एक्टिव हों और एंजाइम और प्रोटीन्स बनाएं और उनके बनाए हुए प्रोटीन्स को हम इंसान के इलाज के लिए इस्तेमाल करें, जस्ट लाइक द इंसुलिन। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जीन को या प्लाज्मिड में अटैच करते हैं या किसी लीनियर डीएनए की हालत में रखते हैं और फिर आर्टिफिशियल कंपिटेंसी पैदा करते हैं बैक्टीरिया में। कैसे करेंगे? दो तरीके कार मैं डिस्कस करता हूँ। वन इज़ अ चिलिंग एंड हीट शॉकिंग। थोड़े से वक्त के लिए हम बैक्टीरिया कल्चर को कोल्ड टेम्परेचर देते हैं तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और साथ उस मिक्सचर में डाईवेलेंट केटाइन को यूज़ करते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का सलूशन ले लो। फिर जब वो डीएनए उधर ये कैल्शियम क्लोराइड का सलूशन उधर केटाइन देता है और लो टेम्परेचर होता है, तो हम उसके साथ साथ अपना जो डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करना है उसे भी इनक्यूबेट कर देते हैं, मतलब उसके साथ रख देते हैं। फिर थोड़े से वक्त के लिए तकरीबन 30 से 120 मतलब हाफ से 2 मिनट तक के लिए हाई टेम्परेचर देते हैं, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल की वाल और मेम्ब्रेन को रप्चर करवाता है, उसमें पोर्स बनवाता है। जब उसके अंदर पोर्स बनते हैं तो हमारे साथ में रखे हुए प्लाज्मिड या डीएनए के पीसेस, ख़ास तौर पे प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए को इस्तेमाल करते हैं। लीनियर डीएनए इस तरीके से दाखिल नहीं होता, वो उन सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे कि इधर मैंने ये अटैच करें, आपने उसके अंदर रखा और प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करवाया, या फिर ये टेक्निक यहाँ से देख लें, हमने उसे इनक्यूबेट किया, लो टेम्परेचर दिया और फिर इनक्यूबेट किया प्लाज्मिड को और एकदम से हाई टेम्परेचर दिया और फिर वो होल्स के थ्रू इंटर हो गया। फिर अगेन टेम्परेचर को नॉर्मल कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बैक्टीरियम सेल रियलाइज़ करता है कि उसके सेल के अंदर डैमेज हुआ है, वो अपनी रिपेयरिंग मैकेनिज़्म चला के सेल को रिपेयर कर लेता है। लेकिन इतनी देर में हमारी मर्ज़ी की जीन बैक्टीरियम सेल के अंदर दाखिल हो चुकी होती है। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार है हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन का। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पोरेशन मतलब पोर से अल्फाज ड्राइव हुआ है, सुराख करने का अमल। हम सेल के अंदर
किसी तरीके से छोटे छोटे होल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम एक ब्रीफ टाइम के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए 100 से 200 वोल्ट, शायद आपको अंदाज़ा हो आपके घर में जो इक्विपमेंट चल रहे हैं वहाँ पे वापटा से आने वाली बिजली का वोल्टेज 220 वोल्ट है, और कई दफ़ा गर्मियों में कम होते हैं तो 180 तक भी होते हैं। तो यहाँ पे 200 वोल्ट 200 वोल्ट वोल्टेज करंट यूज़ की जा रही है। लेकिन ब्रीफ टाइम के लिए, इतने बारीक लम्हे के लिए कि सेल मरता नहीं, बस उसकी सेल वाल के ऊपर होल्स बन जाते हैं, मेम्ब्रेन बीच में से रप्चर होती है। तो क्या होता है कि हम इनको वेट करते हैं, एक बैक्टीरियम लेते हैं, उसके साथ प्लाज्मिड रखेंगे ब्रीफ टाइम के लिए, माइक्रो या 5 माइक्रो सेकेंड के लिए हम करंट देंगे, और करंट देंगे तो उसमें होल होंगे, प्लाज्मिड दाखिल हो जाएगा, और बाद में जैसे ही करंट को हटाते जाएंगे तो बैक्टीरियम अपने सेल को अगेन रिपेयर कर लेगा, और इतनी देर में हमारी मर्ज़ी की जीन उसमें इंसर्ट हो चुकी होगी। तो ये 2 सूटेबल मेथड्स हैं, क्या कहते हैं, आपके पास जीन इंसर्शन के लिए, आर्टिफिशियल कंपिटेंसी डेवलप करने के लिए। ये आपके पास स्लाइड में नॉलेज मौजूद है, आप इसे अपने एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी कंपिटेंसी भी है, ये जो सी थी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ इस दफ़ा चिलिंग नहीं करेंगे, बस बैक्टीरियम को उनके प्लाज्मिड के साथ इनक्यूबेट करेंगे, टेम्परेचर हाई करके कुछ केमिकल डालेंगे, वो केमिकल उनकी वाल और मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी और प्लाज्मिड दाखिल होगा, और बाद में वो रिपेयर हो जाएगा। ये मैकेनिज़्म यूज़ होता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। हाउएवर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं आर्टिफिशियल कंपिटेंसी डेवलप करने की और डीएनए को बैक्टीरियम सेल के अंदर इंसर्ट करने की, लेकिन आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको प्लाज्मिड और ट्रांसडक्शन के बारे में, और उसके अलावा कंजुगेशन के बारे में, इसके अलावा बाइनरी फिशन के बारे में नॉलेज हासिल करना है तो आई कार्ड के अंदर वीडियोस मौजूद हैं, काइंडली उन्हें लाजमी देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम इस चैनल पे ला सकें। थैंक यू सो मच।